एपिसोड 691 टू 700। अध्याय 691। हमारी पहली मुलाकात। शिनी और शी रुक्सी के कार्यालय से चले जाने के बाद शी मिंग भी बिना किसी मरीज का इलाज किए ही चली गईं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और पूल में गिरने से पहले शी मिंग की यादें ताज़ा होने के बाद उन्हें सिरदर्द और चक्कर आने लगे थे। अस्पताल में छोड़ने के बाद ड्राइवर चला गया था, इसलिए उसने टैक्सी लेने का फैसला किया। वह अस्पताल के प्रवेश द्वार पर थी और अस्पताल परिसर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। ज़ीमिंग। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जियान यान वहां अपने हाथों को पैंट की जेबों में डाले खड़ा है। वह आश्चर्य से मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, काफी समय हो गया है ना। जिया मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और याद किया कि इटरनल लव के प्रचार कार्यक्रमों के बाद उसकी जियान यान से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके आसपास के विवादों के कारण उसने कई प्रचार गतिविधियों में भाग नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप दूसरों के साथ उसके संबंध दूर हो गए थे। हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये खबर सामने आई कि वह डॉक्टर के रूप में काम करती हैं, तो लगभग सभी को इस घटना के बारे में पता चल गया था। इसलिए उन्होंने मान लिया कि उन्हें भी इसके बारे में पता होगा। मेरी माँ आंटी यांग मी से मिलना चाहती थी। जब उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई तब वह देश में नहीं थी, इसलिए जब वह कल आई और उन्हें सब पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उनसे मिलने यहाँ आ गई। इसलिए मैं उनके निजी ड्राइवर बनकर उनके साथ आ गया। उन्होंने कंधे उचकाते हुए मजाक में कहा। वह खिलखिलाकर मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। यांग मी ने एक प्यारी सी नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया है, जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है। जन्म की परिस्थितियों को देखते हुए बच्ची कमजोर है, इसलिए माँ और बेटी दोनों को 2 सप्ताह तक अस्पताल में निगरानी में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि उसे आज छुट्टी मिल जानी थी, लेकिन उसने दादाजी सू से सुना कि बूढ़ा लू उसे एक और दिन अस्पताल में रुकने और पूरी जांच के बाद जाने के लिए जोर दे रहा है। साथ ही वह जानती है कि सुश्री वू और सुश्री यांग अच्छी दोस्त हैं, इसलिए अपनी हालत के बारे में जानकर उनका इतना बेचैन होना स्वाभाविक है। खैर, भले ही आप सुश्री यांग से मिलने आए हो, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह इधर उधर घूमना चाहिए, वरना 1 घंटे में आपके अस्पताल जाने के बारे में कोई अजीबोगरीब लेख प्रकाशित हो जाएगा, उसने कहा। खैर, ऐसा हो सकता है। वैसे क्या आप कहीं जा रही हैं? क्या आपको मरीजों का इलाज नहीं करना चाहिए? मैं आपके विभाग में आपसे मिलने ही वाला था और देखना चाहता था कि आप मरीजों का इलाज कैसे करती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अभिनेत्री अपने सफल अभिनय करियर को छोड़कर डॉक्टर बनेगी, उन्होंने कहा। जब ये खबर फैली कि वह अभिनय छोड़कर डॉक्टर बनने जा रही है, तो वह काफी हैरान रह गया। हालांकि वह शी मिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि वे सिर्फ एक बार मिले थे जब उसे उससे प्यार हो गया था और उसके बाद वह उससे कभी नहीं मिला। लेकिन शी मिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसे डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत धैर्य और लगन से पढ़ाई करनी पड़ती है, जो उसमें नहीं थी। लेकिन वर्तमान में शी मिंग को देखकर वह ये देखना चाहता था कि किसी मरीज का इलाज करते समय वह कैसी दिखती है। जिया मिंग ने आह भरी और कहा, आह, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने छुट्टी लेने का फैसला किया। जियान यान ने भौहें चढ़ाईं और फिर देखा कि वह कितनी पीली दिख रही थी। ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। क्या आप ठीक नहीं हैं? क्या आप बीमार हैं? क्या आपको किसी दूसरे डॉक्टर से जांच नहीं करवानी चाहिए? भले ही आप डॉक्टर हों, अगर आप ठीक नहीं हैं तो आपको इलाज करवाना चाहिए, उन्होंने चिंता से कहा। उसके चिंतित चेहरे को देखकर वह मुस्कुराए और बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मैं घर जाकर आराम करने की सोच रही थी। चिंता की कोई बात नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, तो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट? ओह नहीं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर से टैक्सी ले सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरे आसपास असहज महसूस होता है? उसने उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए देखकर पूछा। उसने अपनी भौहें उठाकर इनकार किया, असुविधाजनक। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती। और वैसे भी आप आंटी वू के साथ यहाँ हैं, है ना? कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि वह पूरे दिन यहीं रुकने की योजना बना रही है। मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसने कहा। अंत में शी मिंग मान गया और अपनी कार में बैठ गया। योजक चिन्ह। यात्रा के दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा। अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। जियान यान ने उसकी तरफ देखा और होंठ सिकोड़कर बोला, शी मिंग। हम। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया।
क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? उसने पूछा। उसका सवाल सुनकर जी मिंग उसकी तरफ मुड़ी। उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसके होंठ फड़कने लगे। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह काफी घबराया हुआ और चिंतित लग रहा था। उसे याद आया कि उसने पहले भी उससे यही सवाल पूछा था, लेकिन तब कुछ नहीं कहा था। वह उसके माथे पर शिकन देख सकती थी और उसकी आंखें धुंधली और कुछ हद तक उदास लग रही थीं। उसने अपने होंठ सिकोड़कर पूछा, ओम, याद है? किस बारे में? वह ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह कुछ भूल गई है। हालांकि वह कितना भी याद करने की कोशिश करे, उसे कुछ भी याद नहीं आता। जियान यान ने गहरी सांस ली और पूछा, हमारी पहली मुलाकात के बारे में क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? उसने भौहें चढ़ाकर हैरानी जताई कि वह इस बारे में इतना गंभीर क्यों हो रहा है। हमारी पहली मुलाकात? क्या सुश्री वू ने ही हमारा परिचय नहीं कराया था जब हम मॉल में मिले थे और मैं अपनी सास के साथ खरीदारी कर रही थी? सास का नाम सुनकर उसके होंठ फड़क उठे। वह सही कह रही थी। उनकी मुलाकात तब हुई जब उसकी मां ने उसे अपनी नई दोस्त के रूप में उससे मिलवाया था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी मां उसे जानती है और वह उस जिमिंग से बिल्कुल अलग दिखती थी जिसे उसने बचपन में देखा था। उसका जबड़ा कस गया और उसने कार को कोने में रोक दिया, जिससे जिमिंग हैरान रह गई कि उसने अचानक कार रोक दी। वह उलझन में उसे देखने लगी, तभी उसने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और झुककर पूछा, तो तुम्हें बस वही याद है? और जब हम छोटे थे तब ऐसे भी हाई स्कूल में हमारी पहली मुलाकात का क्या तुम्हें वह याद नहीं है? अध्याय 692 उसकी खतरनाक आंखें। जियान यान के उस सवाल को सुनकर जी मिंग चौंक गया। उसका मतलब क्या है? ऐसे भी हाई स्कूल जब वे छोटे थे? उसने अपने होंठ सिकोड़े और याद करने की कोशिश की कि क्या जी मिंग कभी जियान यान नाम के किसी व्यक्ति से मिला था, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसे इस नाम का कोई व्यक्ति याद नहीं आ रहा था। उसके भावभंगिमाओं को देखकर जियान यान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मेरा नाम वू यान है। मेरा असली नाम वू यान है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने पलकें झपकाईं और अपने दिमाग में कुछ याद करने की कोशिश की, तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वू यान, उसने स्तब्धता में फुसफुसाया। हालांकि वो यादें धुंधली थीं, फिर भी उसे याद था कि शिमिन की मुलाकात ऐसे भी हाई स्कूल में वू यान नाम के एक लड़के से हुई थी। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ होने लगा। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मां का देहांत हो गया। शिनी और रॉक्सी उसके घर में घुस आई और किनजिया के साथ उसके रिश्ते भी खराब हो गए। इतना ही नहीं, उस पर एक लड़के को परेशान करने का आरोप लगा और उसे देश छोड़कर जाना पड़ा। और हाँ, भले ही यह मुलाकात संक्षिप्त थी, फिर भी उससे याद रही। वह आदमी, उसने बड़ी बड़ी आंखों से जियान यान को घूरते हुए कहा, तुम वही मोटे आदमी हो। शी मिंग की यादों में वू यान नाम का जो लड़का है, वह एक मोटा आदमी है जो बड़े चश्मे पहनता था और उन गुंडों से डरता था, लेकिन वह आखिरी व्यक्ति भी था जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। जियान यान ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वही मोटा आदमी हूँ। उसे इस बात से राहत मिली कि वह उसे पूरी तरह से भूली नहीं थी। उसे याद आने में काफी समय लग गया था। उसने आह भरी। अगर उसने उसे यह बात पहले बता दी होती या उससे पहले मिल लिया होता, तो उनकी कहानी कुछ और होती। वह श्रीमती जिन नहीं, श्रीमती वू होती। जिया मिंग उसे अचंभित होकर देखती रही। वह अलग दिख रहा था। अगर उसने अपना नाम और उस स्कूल का नाम न बताया होता, तो वह उसे याद भी नहीं रख पाती। तो तुम्हें पता था कि ये सब मैं ही थी? उसने पूछा। उसने सहमति में सिर हिलाया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मेरा मतलब है, तुम मुझसे पहले पूछ सकते थे। उसने पूछा। उसने आह भरी, मैं बस तुम्हारे मुझे पहचानने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर मैंने आज ये बात नहीं कही होती तो शायद हमें दोबारा मिलने का मौका ही न मिलता। जिया मिंग ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। वह जवानी में जैसा दिखता था उससे अब बहुत अलग दिखता है। वह उसे घूर रही थी, तभी उसने कुछ अजीब देखा। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि हल्के नीले रंग का सूट पहने जियान यान अचानक शाही पोशाक में बदल गया। उसका सूट गहरे नीले रंग के शाही चोगे में बदल गया। उसके हाथों में कीमती रत्नों से जड़ी अंगूठियां थीं और सिर पर कीमती रत्नों से जड़ा एक भारी सोने का मुकुट था। उसकी आंखें, देखने में मनमोहक मासूम आंखें अचानक काली और खतरनाक हो गईं। उसकी नजरें उसकी खतरनाक काली और ठंडी आंखों से मिलते ही वह कांप उठी। जिया मिंग, तुम ठीक हो? जियान यान ने चिंता से उसकी ओर देखा, क्योंकि वह आंखें फाड़कर उसे घूर रही थी। वह इतनी डरी हुई लग रही थी कि उसे पसीना आने लगा।
उसे घूर रही जिया मिंग चौंक उठी जब उसने उसे कोहनी मारी और उसे वापस सामान्य होते देखा। इस बदलाव को देखकर उसके होंठ कांपने लगे। उस खतरनाक निगाह को याद करके उसके हाथ थरथरा उठे। जिया मिंग, उसने चिंता से उसकी ओर देखा और सोचने लगा कि क्या उसे कार वापस मोड़कर उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। तभी उसने कहा, मैं ठीक हूं। उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी वह घर जाने पर अड़ी रही, इसलिए उसके पास कार स्टार्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाकी की यात्रा के दौरान शी मिंग ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर खिड़की से टिका दिया। योजक चिन्ह। उसे छोड़ने के बाद जी मिंग ने मुस्कुराते हुए उससे सुश्री वू के पास वापस जाने का आग्रह किया। वह उसे चाय या कॉफी के लिए अंदर बुलाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह उसे कुछ भी दे सके। वह बस ऊपर जाकर आराम करना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अगले ही पल बेहोश हो जाएगी। जब वह घर में दाखिल हुई तो यू मिंग ने आश्चर्य से उसका अभिवादन किया। मैडम, आप इतनी जल्दी वापस आ गईं। उसे देखकर वह हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि वह 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गृहनगर से वापस आई थी। तुम वापस आ गए, शी मिंग ने टिप्पणी की। मिस, आप ठीक हैं? आप ठीक नहीं लग रही हैं, यू मिंग ने चिंता से कहा। जिया मिंग ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया और ऊपर जाने की तैयारी की, लेकिन उसका शरीर उसके कार्यों का साथ नहीं दे रहा था। अब तक उसने जिस ताकत को थामे रखा था वह टूट गई और उसका शरीर हवा में डगमगाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मिस, यू मिंग ने उसे अचानक बेहोश होते देख हैरानी से चिल्लाया। वह उसके पास गई और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, मिस। उसकी चीख सुनकर मुख्य बटलर और रसोई कर्मचारी इकट्ठा हुए और जमीन पर बेहोश पड़ी शी मिंग को देखकर चौंक गए। योजक चिन्ह। दुनिया के दूसरे छोर पर झाओ मिंग ने उस हेयरपिन को देखा और उसे कसकर पकड़े हुए बिस्तर पर लेट गई। घंटों ध्यान करने के बाद उसने उन भयावह यादों को भुलाने के लिए कोई भी कदम उठाने का फैसला किया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके काले बाल तकिए पर फैले हुए थे और उसने बालों की क्लिप को कसकर पकड़ रखा था और अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। शरीर को आराम देते हुए और अपनी शारीरिक ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करते हुए उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह ध्यान की उस विधि का उपयोग कर रही थी जो उसने शेन जिया से सीखी थी। चूंकि पिछले 1 महीने से उसे कोई सपना नहीं आया था, इसलिए उसने यह उपाय अपनाया और बालों की क्लिप को पकड़े हुए ध्यान करने का निर्णय लिया। शेन जिया ने उसे इस विधि के बारे में बताया कि यह बहुत खतरनाक है और उसका शरीर इतनी तीव्र ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा और वह किसी ऐसी खतरनाक स्थिति में फंस सकती है जहां से वापस लौटना उसके लिए असंभव हो। अध्याय 693 विवाह गठबंधन 1। झाओ मिंग ने बालों की क्लिप को पकड़े हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे के दरवाजे बंद थे और दोपहर का समय था जब वह सोने गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई बालों की क्लिप चमक उठी और कमरे में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई, जिससे वह गहरी नींद में सो गई। घोर अंधकार एक ऐसी युवती की छवि में तब्दील हो गया जिसने वही हेयरपिन पहन रखी थी जो उसने पकड़ रखी थी, और उसके चेहरे पर चिंता और भय के भाव स्पष्ट थे। तारांकन। तान शियू अपने पिता के अध्ययन कक्ष में खड़ी थी, जो तान राजवंश के सम्राट भी थे, और उसने उन्हें दुखी भावों से देखा। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह उनके सामने खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला और उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं तान वंश की राजकुमारी बनने से पहले आपकी पुत्री हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं उस विकृत सम्राट से विवाह नहीं करना चाहती। तो फिर आप मुझे उससे विवाह करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? वह सिसकते हुए अपने भावों को समझाने की कोशिश कर रही थी। तान शियू, तुमने अपने होने वाले पति के लिए ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग करने की हिम्मत कैसे की? वह यांग राजवंश के सम्राट हैं। उनके पास अनेक रखैले होना सामान्य बात है, लेकिन उनकी केवल एक ही शाही पत्नी है, और दूसरी तुम हो। मैंने उनसे बात की है, वह तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी हो गए हैं। इसलिए अच्छे से रहो और शादी की तैयारी करो, उन्होंने उदासीनता से कहा। अविश्वास से उसे घूरते हुए उसने अपने निचले होंठ को दबा लिया। उसके पिता, जिनसे वह बहुत प्यार करती थी और जिनका सम्मान करती थी, उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। वह कमांडर युआन से प्यार करती थी और उसने कुछ दिन पहले ही उनसे अपने प्यार का इजहार किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसका इजहार स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि उसे चूमा भी था। वह अब भी अपने होठों पर बसी उस मिठास को नहीं भूल पाई थी और यहाँ उसके पिता कह रहे थे कि उसे यांग राजवंश के उस सम्राट से शादी करनी होगी।
पहले उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और अगर वह नखरे दिखाए और कई दिनों तक उससे बात न करे तो वह समझ जाएगा। लेकिन उस दिन से उसने उससे बात करना बंद कर दिया है। हालांकि उसे मनाने की कोशिश करने के बजाय उसने सुरक्षा और कड़ी कर दी है, और जिस दिन उसने युआन सोन से अपने दिल की बात कही थी उस दिन से वह उससे मिल भी नहीं पाई है। वह उससे मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन न केवल वह बाहर नहीं जा सकती थी बल्कि महल में घूमना भी उसके लिए मुश्किल था। अब वह अपने कमरे में ही कैद थी और उसकी खिड़कियां भी बंद कर दी गई थीं, जबकि उसके दरवाजों पर पहरा लगा हुआ था। वह हमेशा से उसके लिए एक प्यार करने वाला पिता रहा है और उसे बेइंतहा दुलारता रहा है। लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन पिताजी, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरी शादी उससे मत करवाए। क्या, जैसा आपने पहले कहा था, मैं मार्शल आर्ट सीख लूंगी, मैं घर के सारे काम मन लगाकर सीख लूंगी, बस मुझसे उससे शादी करने के लिए मत कहिए। वह रोते हुए उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और बाल बिखरे हुए थे। जिस दिन से उसे घर में बंद कर दिया गया था तब से वह ठीक से खाना नहीं खा रही थी और इसे विरोध का एक तरीका बना रही थी। इसी वजह से उसे उससे मिलने और बात करने का मौका मिला। तान जियाहाओ ने अपनी बेटी की दयनीय हालत देखी, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसे इस तरह रोते देख उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। तान शियू हमेशा से उनकी कमजोरी रही हैं। उनके जन्म के दिन से ही उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वे भविष्य में कोई रखैली या अन्य संगिनी नहीं रखेंगे। वे अपना प्यार दूसरों के बीच बांटना नहीं चाहते थे, जबकि उनकी पत्नी ही इसकी हकदार थी। जब उनकी पत्नी ने पुत्र के बजाय पुत्री को जन्म दिया तो लोगों ने शिकायत की। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वे एक और संगिनी रख ले जो उन्हें पुत्र दे सके और उनका उत्तराधिकारी बनकर उनका नाम आगे बढ़ा सके। लेकिन उन्होंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए उनकी पुत्री ही सब कुछ थी। वह उसे गहनों और रत्नों से सजाकर लाड़ प्यार करता था, उसकी हर मांग पूरी करता था और उसे इतना बिगाड़ दिया कि उसकी पत्नी, उसकी माँ उसके इस अथाह प्रेम को देखकर थक गई। हालांकि एक स्नेही पिता होने के साथ साथ वह एक सम्राट भी है। उसे न केवल अपनी बेटी की देखभाल करनी है बल्कि सैकड़ों लोगों का भी ध्यान रखना है। कई बार सबसे शक्तिशाली सम्राट भी कमजोर पड़ जाता है। एक सम्राट का शासन अनिश्चित होता है और हमेशा खतरे और अनिश्चितता से भरा रहता है। यही वह समय था जब वह राजनीतिक रूप से असुरक्षा महसूस कर रहा था। इस साम्राज्य को बचाने के लिए उसके पास एकमात्र उपाय यही था कि वह यांग साम्राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन कर ले, जिसके सम्राट ने उसकी पुत्री में रुचि दिखाई थी। अन्यथा वह शत्रुओं से हाथ मिला लेगा और उसके क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा। अब उसके पास केवल दो ही विकल्प बचे हैं, या तो इस वैवाहिक गठबंधन को स्वीकार करे या युद्ध। उसे आत्मसमर्पण का मौका भी नहीं दिया गया। निर्दयी सम्राट यांग हानेंग उसके लिए मृत्यु का फरमान लेकर आ चुका है। विवाह या युद्ध। वह जानता है कि उस घर में तान शियू से शादी करना उसे भट्टी में धकेलने के समान है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उन सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए उसे यह कदम उठाना ही होगा। पदवी की एक कीमत होती है और उसके मामले में उसे उसकी प्यारी बेटी को खोकर यह भारी कीमत चुकानी होगी। तान शियू, जो चल रही राजनीति और अपने पिता के जीवन और पद पर मंडरा रहे खतरे से बेखबर थी, इस वैवाहिक गठबंधन को लेकर रो रही थी। तान जियाहाओ ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं पर काबू पाया और कहा, तान शियू, मैंने तुम्हें इतने सालों तक अपनी मनमर्जी करने दी है। बाकी लोगों के विपरीत मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी अनिच्छा के कारण जल्दी नहीं करवाई। लेकिन अब तुम 18 साल की हो गई हो। तुम तान राजवंश की राजकुमारी हो और हमारे लोगों के प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी है। तुम्हें ये समझना होगा कि अब तुम पहले की तरह जिद्दी नहीं हो सकती। साथ ही सम्राट यांग हानेंग बहुत दयालु हैं और वे आपको बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने आप में रुचि दिखाई है और यह हमारे लिए सम्मान की बात है। तान शियू, जिद्दी मत बनो और खुशी खुशी इस शादी की तैयारी करो। उसकी बातें सुनकर तान शियू और भी जोर से रोने लगी। वह शादी नहीं करना चाहती, कर ही नहीं सकती। वह ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है जिसे वह पसंद भी नहीं करती। वह युआन सोन से प्यार करती है, वह उससे अलग किसी लड़के से शादी कैसे कर सकती है। उस विकृत इंसान से शादी करने से तो मर जाना ज्यादा आसान विकल्प होगा। नहीं पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी, उसने चिल्लाकर जवाब दिया। तान शियू, बकवास करने की हिम्मत मत करो।
यू जू उसे उसके कमरे में ले गई और अंदर बंद कर दिया। तान शियू, तुम्हारी शादी 2 हफ्ते में है। सम्राट यांग अगले हफ्ते तक यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर तुम इस प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार नहीं करती हो तो मेरे पास बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने दृढ़ता से कहा। पिताजी, 2 हफ्ते? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी राजकुमारी। आप मुझे आग के सामने कैसे धकेल सकते हैं? मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए। पिताजी, वह रोते हुए बोली, जबकि उसकी नौकरानी यूजू ने उसे पकड़कर कमरे से बाहर खींच लिया। उसका दिल अपनी मालकिन के लिए दुख से भर गया था। उसने देखा था कि वह कमांडर युआन से कितना प्यार करती है और किसी और से शादी कर रही है। वह उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने अपनी मालकिन को इस हालत में पहली बार देखा था। उनकी खुशियों का क्या हुआ? अध्याय 694 शादी करना। तान शियू अपने कमरे में जमीन पर बैठी अपने पैरों को पकड़े हुए बंद खिड़की को बेसुध होकर देख रही थी। घंटों रोने के बाद उसके आंसू सूख गए थे। वह जानती है कि विवाह संबंध सामान्य बात है और एक राजकुमारी होने के नाते वह कोई अपवाद नहीं है, लेकिन क्या उसे अपने जीवनसाथी का चुनाव करने का अधिकार नहीं है? उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पिता ने हमेशा उसे चुनाव करने का अधिकार दिया और कहा कि वह किसी भी लड़के के बराबर महत्वपूर्ण है। तो फिर अचानक उसके ये अधिकार उससे क्यों छीने जा रहे हैं? वह अपने पिता की आभारी थी कि उन्होंने उसकी शादी कम उम्र में नहीं कर दी, जैसा कि दूसरों ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन अब क्यों? आखिर हालात ऐसे क्यों हो गए? योजक चिन्ह। तान जियाहाओ अपने कमरे में पलंग पर बैठा हुआ था और तान शियू के बचपन के लकड़ी के खिलौनों को देख रहा था। उसे याद करके उसका दिल भारी हो गया कि जब उसने उसे बताया कि 2 हफ्ते में उसकी शादी होने वाली है तो वह कैसे रोई थी। किसी भी अन्य पिता की तरह उसने भी उसे सबसे अच्छा देने का सपना देखा था, लेकिन जो कुछ हुआ उसे देखकर वह बेबस था। वह सिर्फ उसकी खुशी के लिए सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। राजकुमारी होने की यही कीमत उसे चुकानी पड़ती है। उसकी पत्नी उसके पास आए और उसे तान शियू के खिलौनों को इस तरह घूरते हुए देखा। उसने आह भरी और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सारी बात बता देनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सब कुछ जानने के बाद वह तुम्हारी हरकतें जरूर समझ जाएगी। वह इस तरह इसलिए बर्ताव कर रही है क्योंकि उसे पूरी बात पता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे सब कुछ बता देना चाहिए। तान जियाहाओ ने उसकी ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके शासनकाल की नाजुक स्थिति के बारे में सभी को जानकारी नहीं थी। मंत्रियों में भी केवल उसके विश्वास पात्रों को ही इसके बारे में पता था। तान शियू भी इसका अपवाद नहीं थी। उसने आह भरी और कहा, मैं उसे इसके बारे में नहीं बताना चाहता। उसकी नज़रों में कमजोर कहलाने से बेहतर है कि मैं बुरा कहलाऊं। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे एक ऐसे अक्षम पिता के रूप में देखे जो अपने परिवार या बेटी की रक्षा करने में असफल रहा। नहीं, तुम नहीं हो। तुम मेरी पूरी जिंदगी में देखे सबसे अच्छे इंसान और पिता हो। कभी खुद को नाकाबिल मत समझना। मुझे यकीन है कि तान शियू ऐसा नहीं सोचेगी। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और मुस्कुराए। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फिर भी मैं उसे बताना नहीं चाहता। इस तरह वह कम से कम हर बात के लिए मुझे दोषी ठहराकर अपना गुस्सा निकाल सकती है। लेकिन अगर मैं उसे सच बता दूं तो उसे मुझे दोषी ठहराने में भी अपराधबोध होगा। वह इतनी घुटन महसूस करेगी कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि वह ऐसी हो जाए। रोना न रोने और बेजान हो जाने से बेहतर है। तान शियू के प्रति उसके पिता का स्नेह देखकर उसकी पत्नी ने असहाय होकर आह भरी। वह ईश्वर का धन्यवाद करती थी कि उसे ऐसा पुरुष मिला। वह हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी को उसके पिता जैसा ही जीवनसाथी मिले, लेकिन उसकी किस्मत उससे अलग है। किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? योजक चिन्ह। कुछ दिनों बाद दक्षिण सीमा पर अपना मिशन पूरा करने के बाद अभी अभी शहर लौटे युआन सोन को जब शाही महल में बुलाया गया तो वह हैरान रह गए। उसे इस बात से बेचैनी हो रही थी कि कहीं सम्राट को उसके और तानजू के रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। वह उन्हें अपने रिश्ते के बारे में व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता था और खुद तानजू से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता था। वह जानता था कि सम्राट कितने प्रगतिशील और उदार हैं, और अगर उन्हें पता भी चल गया तो भी वे उसे इसके लिए नहीं मारेंगे। इसके अलावा भले ही वह राजकुमार न हो, लेकिन उसका परिवार देश में काफी प्रभावशाली रहा है। उसका परिवार सेना में सेवारत है और स्वयं महाराज द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। योजक चिन्ह।
तान जियाहाओ अपने अध्ययन कक्ष में थे जब एक रक्षक ने आकर उन्हें कमांडर युआन सोन के आगमन की सूचना दी। युआन सोन के प्रवेश करते ही उन्होंने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने झुककर आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। मुझे खुशी है कि आप मिशन से सुरक्षित वापस आ गए, तान जियाहाओ ने कहा और उन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा और नौकरानी को उनके लिए चाय डालने का इशारा किया। बाद वाले ने विनम्रतापूर्वक उनके इस नेक काम को स्वीकार किया और उसमें से एक घूंट पिया। आप सोच रहे होंगे कि जब आप अभी अभी एक मिशन से लौटे हैं तो मैंने आपको मिलने के लिए क्यों बुलाया, है ना? टैन जियाहाओ ने पूछा। युआन सोंग ने सिर हिलाया। तन जियाहाओ ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने उसकी ओर घूरकर देखा और कहा, युआन सोंग, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पिता का कितना सम्मान करता था और सेना में प्रमुख बनने से पहले वह मेरे मित्र थे। युआन सोंग ने सिर हिलाया। जब उनके पिता युद्ध में शहीद हो गए तो महाराज ने उनकी माताजी से चिंता न करने को कहा और उनकी शिक्षा और परिवार की देखभाल की। इसी कारण वे सेना में भर्ती हुए और महाराज और देश की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। तुम्हारे पिता की तरह मैं तुम्हें अपना विश्वास पात्र मानता हूं और मेरा मानना है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वह इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, उन्होंने गंभीर भाव से कहा। युआन सोंग उसकी बातें सुनकर सीधा बैठ गया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। तान शियू, उसकी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। मैंने यांग राजवंश के सम्राट यांग हानेन के साथ उसकी शादी तय कर दी है। उनका परिवार 3 दिन में आने वाला है और अगले हफ्ते के अंत तक उसकी शादी उनसे हो जाएगी, उसने उदासीनता से कहा। अंडस्को, कुछ देर पहले तक ध्यान से उसकी बातें सुन रहे युआन सोन को झटका लगा। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे घूरा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है या नहीं। वह तान शियू से शादी का प्रस्ताव रखने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे पता चला कि वह अगले हफ्ते किसी और से शादी कर रही है। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिला। जिस दिन उसने उससे अपने दिल की बात कही और उसने उसे चूमा, उसके तुरंत बाद वह एक मिशन पर चला गया और जब वह लौटा तो उसे पता चला कि उसकी शादी हो रही है। पिछले साल वह टैन शियू की प्रशंसा करता था और अनजाने में ही उससे प्यार करने लगा था। हालांकि अपने उदासीन स्वभाव के कारण उसमें कभी भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब टैन शियू ने उससे अपने दिल की बात कही तो सब कुछ ठीक हो गया। अध्याय 695। चलो इन सब बातों को खत्म करते हैं। युआन सोन कुर्सी के हैंडल को कसकर पकड़े हुए सदमे से उसे घूर रहा था। ये दिल दहला देने वाली खबर सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। तान जियाहाओ ने आगे कहा, मुझे पता है कि आप चौंक गए होंगे। दरअसल एक ऐसी बात है जो आपको जाननी चाहिए। चूंकि आप सैन्य कमांडर हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए और पहले से तैयार रहना चाहिए। ये कहते हुए उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। युआन सोंग, जो अभी भी सदमे में था, ने उसके हावभाव पर ध्यान दिया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए उसकी बातें सुनने लगा। आप जानते हैं कि पूर्व के पड़ोसी साम्राज्य हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। दक्षिण सीमा पर अपने मिशन से पहले आप सुरक्षा जांच के लिए उत्तर सीमा पर गए थे। उस दौरान पूर्वी सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। मैंने इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की और पता लगाया कि पड़ोसी देशों के लोग लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे और विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। तान जियाहाओ ने गहरी सांस ली और आगे कहा, हालात काफी बिगड़ गए थे और उत्तर में आए तूफान की वजह से आपसे संपर्क करना मुश्किल हो गया था। उसी समय मुझे पता चला कि यांग राजवंश के सम्राट पास के ही एक कस्बे में हैं। मैं उनसे संपर्क स्थापित करना चाहता था और उनके साथ गठबंधन करना चाहता था ताकि आपातकाल के समय वे हमारी मदद कर सकें। लेकिन वह अपनी सबसे बड़ी गलती को याद करके रुक गया। हालांकि जब मैंने मदद मांगी तो उसने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूं। उसने कहा कि वह टैन शियू को चाहता है। मैंने तुरंत उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कुछ समय बाद तो मैं इसके बारे में भूल भी गई। मुझे पता है कि उसकी छवि एक अयाश की है और वह अक्सर वेश्यालयों में जाता है। लेकिन एक दिन मुझे यांग राजवंश से एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि अगर मैंने यांग हानेन की इच्छा पूरी नहीं की तो वे हम पर हमला कर देंगे। अब पूर्वी पड़ोसी देशों से भी बड़ा दुश्मन हमारे सामने है और आप जानते हैं, अगर उसने हम पर हमला किया तो हम उसके खिलाफ जीत नहीं पाएंगे। मैंने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। मैंने उसकी संप्रभुता स्वीकार करने और उसे राजकोषीय सेवाएं देने पर भी सहमति जताई। लेकिन वह सिर्फ एक ही चीज चाहता है, या तो तान शियू से शादी करो या युद्ध करो।
युआन सोंग ने अपने जबड़े कस लिए और बुदबुदाया, तो तुम राजकुमारी तान शियू की शादी उससे इसलिए करवा रही हो क्योंकि उसने तुम्हें हम पर युद्ध छेड़ने की धमकी दी थी। तान जियाहाओ ने उसे घूरकर देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की आग और उसकी आंखों में धधकती आग देखी। उसने सिर हिलाया, जिससे युआन सोंग के चेहरे पर गुस्से का भाव और भी गहरा हो गया। और वह ऐसा क्यों चाहता है? क्या उसने उसे कभी देखा है? जहां तक मुझे पता है, राजकुमारी टैन ने कभी भी ऐसे शाही समारोहों में भाग नहीं लिया है जहां बाहरी लोगों को आमंत्रित किया गया हो। तान जियाहाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी हैरान हूं, उसे उसका नाम कैसे पता चला और वह उसे क्यों पसंद करता है? उसने आह भरी और युआन सोंग की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे और टैन शियू के बारे में जानता हूं। मुझे खेद है कि तुम दोनों के बीच चाहे जो भी भावनाएं हो, मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। युआन सोंग ने हैरानी और असमंजस से उसकी ओर देखा। क्या उसे पता है? तान जियाहाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तान शियू हमेशा सोचती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता कि वह महल से चुपके से कब निकल जाती है। वह उदास होकर हंसा। मेरे लोग हमेशा उसका पीछा करते थे। मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि वह इतनी आज़ादी की हकदार है और मैंने उन लोगों को उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था। भले ही वह महल से बाहर हो, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। युआन सोंग, क्या तुम बस ये सब उससे छुपा सकते हो? मैं नहीं चाहता कि उसे राजनीति के बारे में कुछ भी पता चले। मुझे पता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा मांग रहा हूं, लेकिन क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ सकते हो? उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करने दो। उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। युआन सोंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुप हो गया। वह क्या कह सकता था? क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? तुम्हें पता है, मैंने अपने आदमियों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अगर हालात बदतर हुए तो हम उनका सामना कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में उसे आग में फेंकना ही पड़ेगा? युआन सोंग ने चाय के प्याले को कसकर पकड़े हुए पूछा। तान जियाहाओ ने उसके हाव भाव और उससे नजरें मिलाने से बचने के तरीके को देखा। उसने आह भरी और कहा, तुम हमारी सैन्य स्थिति को अच्छी तरह जानते हो। ये काफी अच्छी है और मुझे पता है कि तुम उनका सामना कर सकते हो, लेकिन जब दुश्मन की सेना हमसे कहीं बेहतर है तो युद्ध करना तर्कसंगत नहीं है। उनसे युद्ध करना हमारे लिए आत्महत्या के समान होगा। युद्ध कभी भी विकल्प नहीं है, युआन सोंग। मैं तान राजवंश का सम्राट हूं और मैं तान शियू के कारण सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसने सख्ती से कहा। योजक चिन्ह। युआन सोंग टैन शियू के कमरे के सामने खड़ा था और बाहर से बंद दरवाजे को घूर रहा था। उसने उन पहरेदारों को देखा जो उन्हें निजता देने के लिए चले गए थे। वह टैन जियाहाओ की बात मानकर यहां सब कुछ खत्म करने आया था। उसे उससे अकेले में बात करने की अनुमति दी गई थी। ऐसा लगता है कि उनका भविष्य एक साथ नहीं है। तान शियू, जो बेजान होकर जमीन पर पड़ी थी, दरवाजा खुलने पर भी पीछे नहीं मुड़ी। उसने सोचा कि यही यू जूही होगी, इसलिए उसने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। उसके बिखरे हुए बाल, पीला चेहरा और बिस्तर पर सिर टिकाए हुए उसकी हताश आकृति को देखकर युआन सोंग का सीना कस गया। तान शियू, उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा। खिड़की की ओर देख रही टैन शियू उसकी आवाज सुनकर अपनी तंद्रा से जाग उठी। वह अचानक मुड़ी और उसे अपने सामने देखकर इतनी अभिभूत हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह सपना देख रही है या ये सच है। कमांडर युआन सोंग, उसने सूखे गले से फुसफुसाते हुए कहा। उसने तेजी से उसकी ओर चलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में दर्द और कई दिनों से कुछ न खाने के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी के चलते वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने उसे कंधों से पकड़ लिया। बिना किसी बात का इंतजार किए उसने अपनी बाहों को उसकी छाती से लगा लिया और उसे कसकर गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसे डर था कि शायद वह उससे दोबारा न मिल पाए। उसने गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए उसे गले लगा लिया, साथ ही अपने बहते आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की। वह वर्षों से सेना में था और किशोरावस्था में तलवार से लगी अपनी पहली चोट के बाद से वह कभी नहीं रोया था। तब से उसने हर चोट का सामना मुस्कुराते हुए किया है, क्योंकि यही उसकी बहादुरी और देश के प्रति सेवा का इनाम और निशानी थी। लेकिन ये पहली बार था जब उसे अपने आंसुओं को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यह महिला उससे लिपट कर रो रही थी। कमांडर युआन सोंग, कृपया मुझे यहाँ से ले जाइए। पिताजी मुझे उस विकृत सम्राट से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मैं उसकी संगिनी नहीं बनना चाहती। कृपया कुछ कीजिए, बस मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं तान शियू, उसने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। वह चुप हो गई और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, जो लंबे मौन के कारण विलंबित हो रही थी।
चलो यही सब खत्म करते हैं, उसने उसके पीठ से हाथ हटाते हुए कहा, जिससे वह अकेली ही उसे पकड़े रह गई। अंडरस्को अध्याय 696 ये लड़की अलग है। उसकी बातें सुनकर तान शियू ने अचंभित होकर उसकी ओर देखा। उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट रखा था, लेकिन उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। वह अवाक रह गई क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी यह कहा है। कमांडर युआन सोंग, आप मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी से शादी कर लूं? उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। युआन सोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसे गले लगाने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। टैन शियू ने अपने कंधे हिलाए और जोर जोर से रोने लगी, मानो उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही हो, लेकिन वह बस ठंडे उदासीन भाव से कहीं और देखता रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक वैसे ही जैसे टैन जियाहाओ ने उसे करने के लिए कहा था। योजक चिन्ह। दिन बीतते गए और सम्राट यांग हानिंग अपनी पत्नी महारानी के साथ तान राजवंश में आए। तान जियाहाओ ने उनका बड़े ही आतिथ्य सत्कार और उदारता से स्वागत किया। यांग हानिंग राजसी सिंहासन पर बैठे थे, जबकि उनकी महारानी उनके बगल में बैठी थी, जिसका विशेष प्रबंध किया गया था। उन्होंने तान जियाहाओ की ओर देखते हुए कहा, मैं तान शियू से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ है? उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तान जियाहाओ ने भौहें चढ़ाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, जो घूंघट के पीछे खड़ी थी। वे शाही दरबार में थे और वहां मंत्री और कुछ महत्वपूर्ण लोग उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे, लेकिन वह चाहते थे कि तान शियू सिर्फ उन्हें देखने के लिए इस सभा में आए। महाराज, ये सभी लोग आपका स्वागत करने आए हैं। आप उनसे बाद में मिल सकते हैं। उनका यहाँ आना उचित नहीं होगा, तान जियाहाओ ने धीमी आवाज में कहा। स्वयं सम्राट होने के बावजूद यांग हानिंग के सामने उन्हें महामहिम कहकर संबोधित करना पड़ता है, क्योंकि सभी साम्राज्यों में उनकी शक्ति का स्तर बहुत अधिक है। हानिंग ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा और कहा, तो क्या? मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। अभी, उसने उदासीनता से कहा। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर और फिर उसकी ओर देखा। वह महाराज के प्रति असभ्य व्यवहार कर रहा था और सबके सामने राजकुमारी को शाही दरबार में बुलाना चाहता था। युआन सोंग कोने में खड़ा था और जिस तरह से वह तान शियू को उसके नाम से और इतने अकड़ के साथ पुकार रहा था, उसे देखकर उसके चेहरे के भाव और भी गहरे हो गए। योजक चिन्ह। कुछ ही देर में तान शियू भी आ गईं। उन्होंने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और धीरे धीरे दरबार में चल रही थी, जबकि यूजू ने सहारा लेने के लिए उनका हाथ पकड़ रखा था। युआन सोंग द्वारा कुछ दिन पहले उनसे संबंध तोड़ने के बाद तान जियाहाओ के आग्रह पर उन्होंने दोबारा खाना शुरू कर दिया था। हालांकि वह जरूरत से कम खा रही थी और बाद में उन्हें बुखार भी आ गया। वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन शाही दरबार में इसलिए आई क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। युआन सोंग ने उसे इस हालत में देखकर अपने जबड़े भींच लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह सुस्त लग रही थी। उसके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं थी। यांग हानिंग अपनी नन्ही राजकुमारी को अपनी ओर आते देख मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसने उसे पहली बार लियू राज्य में देखा था, जब वह अपने पहरेदारों के बिना घूमने निकला और आम लोगों के कपड़े पहने, तो नदी के किनारे उसे एक सांप ने काट लिया। तभी ये लड़की अचानक प्रकट हुई और उसने घाव को साफ कपड़े से लपेट दिया और वहां उगने वाले पौधों से कुछ जड़ी बूटियां लेकर उस पर लगा दी। वह असमंजस में था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस इलाके का सांप उतना जहरीला नहीं है। फिर भी बचे हुए जहर को निकालने के लिए ये दवा लगाना बेहतर होगा। मैंने दवाइयों का ज्ञान अपने दादाजी से सीखा है, इसलिए आप ठीक हो जाएंगे। वह खिलखिलाकर मुस्कुराए और अपनी नौकरानी के साथ चली गई। वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था और फिर उसने उसे स्थानीय बाजार में दोबारा देखा। वह अपनी नौकरानी के साथ घूम रही थी और वहां के हर व्यंजन का बड़े चाव से स्वाद ले रही थी। उसकी प्यारी और मासूम मुस्कान ने उसे मोहित कर लिया और पहली ही नजर में वह उस पर मोहित हो गया। जब उसने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह तान राजवंश की राजकुमारी है और अपने नाना नानी से मिलने लियू राज्य आई है। उसने दूसरी पत्नी पाने के लिए कई राजकुमारियों से मुलाकात की, लेकिन उसे कोई भी दिलचस्प नहीं लगी। वह अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से अलग है। वह मासूम और चंचल है और उसकी मुस्कुराती आंखें किसी को भी उसका दीवाना बना सकती हैं। उस दिन उसने उसे अपनी संगिनी बनाने का निश्चय किया। जब तान जियाहाओ उससे मदद मांगने आए तो उसने मौका पाकर अपनी इच्छा बता दी। लेकिन जब तान जियाहाओ ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह सबको मार डालना चाहता था और उसे यांग साम्राज्य ले गया।
उसे अस्वीकृति बिल्कुल पसंद नहीं थी और तान जियाहाओ ने उसके सामने ही उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने इस सिंहासन को पाने के लिए अपने भाइयों को मार डाला। क्या उसे किसी से शादी करने के लिए उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? योजक चिन्ह। तान शियू अदालत के बीच में खड़ी होकर फर्श की ओर देखते हुए उनका अभिवादन किया। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं कि वह कैसा दिखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा दिखता है। बात यह नहीं है कि वह उससे शादी करना चाहती थी, वह अपने पिता के लिए ऐसा कर रही है, किसी और के लिए नहीं। हर किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का मौका नहीं मिलता। वह इस स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां उसने अपने जीवन पर अपना कोई नियंत्रण खो दिया था। यांग हानयिंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूं, तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए था। और ये चेहरा कैसा है? क्या किसी की मृत्यु हो गई है? तुम्हारा चेहरा शोक में डूबा हुआ क्यों लग रहा है? युआन सोंग ने दांत पीसते हुए खुद को रोका कि वह उस आदमी के चेहरे पर मुक्का न मार दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? तान शियू ने शांत भाव से उत्तर दिया, महामहिम, मेरी असभ्यता के लिए क्षमा करें। मैं बस अस्वस्थ थी, उसने भावहीनता से कहा। तान जियाहाओ उसे घूरती रही और उसे इतना शांत देखकर असहज महसूस करने लगी। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन रो भी नहीं रही थी। वह मानो भावहीन चीनी मिट्टी की मूर्ति हो जिसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया हो। यांग हानयिंग ने उसके पीले चेहरे और भावहीन चेहरे को देखकर भौहें चढ़ाईं। ये वह लड़की नहीं थी जिससे वह शादी करना चाहता था। उसे खुश होना चाहिए था कि उसने उसमें दिलचस्पी दिखाई। उसने देखा कि उसकी नज़र बगल में किसी पर टिकी है, तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने उसकी नज़र की दिशा में देखा और पाया कि वहां एक आदमी खड़ा है और चिंता से उसे देख रहा है। उनकी निगाहों में कुछ ऐसा था जो उसे क्रोधित कर रहा था। उसने उस आदमी को देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर तान शियू को देखा जो उसकी उपस्थिति में उस आदमी को देख रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी महारानी ने उसे तान शियू को तीखी निगाहों से देखते हुए देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। लियू साम्राज्य से लौटने के बाद से ही उसका व्यवहार अजीब हो गया था। वह उसके साथ समय नहीं बिताता था और कहता था कि उसे एक और पत्नी चाहिए। अब तक उसकी केवल एक ही पत्नी थी, बाकी सभी रखैलें थीं। लेकिन इस बार उसने एक और रखैल रखने का फैसला किया, जो उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने अपने होंठ सिकुड़े और मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। वह न तो उसे और न ही रखैलियों को कभी इतनी तीव्र निगाहों से देखता था। लेकिन ये लड़की, वह अलग है। अध्याय 697, तुम मेरी हो। चेतावनी, आगे वयस्क सामग्री है। अनुचित शब्द और हिंसा भी शामिल हैं। 2 दिन बाद यांग हानयिंग बिना किसी पूर्व सूचना के तान महल में आ गए। हालांकि उनका महल तान महल से घोड़े द्वारा केवल आधे घंटे की दूरी पर स्थित है, लेकिन अगर उन्हें कोई बात करनी हो तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। तान जियाहाओ ने अपने सामने बैठी यांग हानयिंग को घूर कर देखा, जो पैरों को एक दूसरे पर रखकर उदासीनता से चाय पी रही थी। उसका हाव भाव और बैठने का तरीका अहंकार से भरा हुआ था। क्या महाराज, आप तान शियू से अकेले में मिलना चाहते हैं? क्यों? मतलब, आपको पता है कि शादी से पहले आप दोनों का अकेले में मिलना ठीक नहीं है। शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, आप तब उनसे मिल सकते हैं। तान जियाहाओ ने यथासंभव विनम्रता से कहा। यांग हानयिंग ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, आज मिले या कुछ दिन बाद, इससे क्या फर्क पड़ता है? सच तो यह है कि वह मेरी संगिनी बनने वाली है और यह कभी नहीं बदलेगा, उसने सीधे सीधे कहा। तान जियाहाओ ने उसे मनाने की कोशिश की, उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन अंत में उसके पास उसकी मांग मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस आदमी को बड़ों का कोई सम्मान नहीं है। उसे चिंता थी कि भविष्य में वह उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगा। यांग हानयिंग चाय का आनंद ले रहा था, तभी उसने एक गार्ड को युआन सोंग को बुलाने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद युआन सोंग आ गए। उन्हें सैन्य रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए महल में बुलाया गया था और वे दूसरे कमरे में उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में उनसे मिलने के लिए बुलाया गया। युआन सोंग को अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते देख यांग हानयिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। तान जियाहाओ जिस तरह से उसे देख रही थी, मानो वे बहुत करीबी हो, उसे देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। महाराज, आपने शायद उन्हें नहीं देखा होगा, है ना? वे युआन सोंग हैं, जो तान राजवंश के सैन्य कमांडर थे। तान जियाहाओ ने युआन सोंग का उनसे परिचय कराया। यांग हानयिंग ने बस मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखा। तुमने उसे क्यों बुलाया? उसने पूछा।
युआन सोंग ने देखा कि युआन सोंग तान जियाहाओ से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, तो उसने भौहें चढ़ा ली। तान जियाहाओ ने उसकी मुट्ठी कसी हुई देखी और उसे हाथ से थपथपाकर ढीली कर दी। वह तुम्हें तान शियू के कक्ष का रास्ता दिखाएगा। मैं किसी नौकर को तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं दे सकता, तान जियाहाओ ने कहा। वह इतना अज्ञानी नहीं है कि यांग हानेन को तान शियू से अकेले मिलने दे। इसीलिए उसने युआन सोन को उसके साथ भेजा था ताकि वह उसकी अच्छी तरह से रक्षा करे। अपनी बेटी की सुरक्षा के मामले में वह युआन सोन पर सबसे अधिक भरोसा करता है। युआन सोन के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर उदासी छा गई। तान शियू से अकेले में मिलना। उसने यांग हानेन की ओर देखा जो उसे देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेर रही थी। योजक चिन्ह। टैन शियू अपने कमरे में बैठी थी। उसने आड़ू रंग की पोशाक और ऐसे गहने पहने थे जिन्हें वह शायद ही कभी पहनती थी। उसे यांग हानेन के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी और यू जू ने जल्दी से उसे तैयार होने में मदद की, जबकि वह बिना किसी भाव के दर्पण को देखती हुई बैठी रही। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यू जू ने उसकी तरफ देखा और फिर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। यांग हानेन को हाथ बांधे वहां खड़े देखकर यू जू तुरंत झुककर प्रणाम करने लगी। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति से यू जू कांप उठी और वह उससे कुछ कदम दूर हट गई ताकि वह उसके लिए रास्ता बना सके। यांग कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर के पास खड़ी तान शियू को देखकर विनम्रतापूर्वक उसका अभिवादन किया। उसने यू जू की तरफ देखा और कहा, तुम बाहर जाओ। कमरे से निकलने से पहले यू जू ने हिचकिचाते हुए तान शियू की ओर देखा। बाहर जाते समय उसने युआन सोन को उसके पीछे आते देखा और राहत की सांस ली। युआन सोन उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही उसकी नज़र तान शियू से मिली, उसके दिल में एक टीस उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। गिरने पर भी मुस्कुराने वाली लड़की उसे भावहीन निगाहों से देख रही थी। तान शियू ने भी युआन सोन को घूर कर देखा और उसकी खाली आंखों में पानी आ गया। हालांकि उसने आंखें बंद कर ली और मुंह फेर लिया। वह अब मामले को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। जब हालात इस तरह बिगड़ गए हैं तो क्या उसके पास कोई विकल्प बचा है? राजकुमारी होने की यही कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। यांग हानेन ने उसके हाव भाव देखे और दोनों के बीच तनाव को भांप लिया। उसने गुस्से से युआन सोन की ओर मुड़कर कहा, तुम दोनों यहां से निकल जाओ। युआन सोन वहीं खड़े रहे और बोले, महाराज ने मुझे आपके साथ यहां आने के लिए कहा है। जब तक आप मुझे जाने नहीं देते मैं इस कमरे से नहीं जा सकता। उन्होंने सीधे सीधे कहा। यांग हानेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहां से चले जाओ। तुम सिर्फ एक मामूली सेनापति हो, यह मत भूलो कि मैं यांग राजवंश का सम्राट हूं। सम्राट से पंगा लेने के जुर्म में मैं तुम्हारा सिर कलम कर सकता हूं। उसने धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर तान शियू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डरते हुए युआन सोन की ओर देखा और कहा, कमांडर युआन सोन, आप बाहर जाकर वहीं इंतजार कीजिए। लेकिन राजकुमारी, मैंने कहा, जाओ, उसने सख्ती से कहा। वह समझ गई थी कि यांग हानेन सामान्य नहीं है। वह अनेकों लोगों का खून धो रहा है। वह ऐसा व्यक्ति है जो रक्तपात करने से नहीं हिचकिचाता। अंत में युआन सोन कमरे से बाहर चला गया, उन दोनों को अकेला छोड़कर। युआन सोन के जाते ही यांग हानेन मुस्कुराए और दरवाजा बंद कर दिया। योजक चिन्ह। यांग हानेन ने तान शियू को सिर से पैर तक देखा, जिससे वह उसकी निगाहों से असहज हो गई। वह दृढ़ कदमों से उसके पास गया और उसके कान के पास झुककर बोला, तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मुस्कुराना पसंद नहीं है? उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छूने की कोशिश की। उसने सहज ही उसके स्पर्श से बचने की कोशिश की, जिससे उसका चेहरा उदास हो गया। उसे उसके चेहरे पर दिख रहे दुख भरे भाव बिल्कुल पसंद नहीं थे। जिस तरह से वह उस आदमी को देख रही थी और जिस तरह से वह उसे देख रही थी, वह बिल्कुल अलग था। उसने दांत पीसते हुए उसके बालों का एक गुच्छा पकड़ा और पीछे खींचते हुए कहा, क्यों? क्या मेरे स्पर्श से तुम्हें घिन आती है? क्या तुम चाहती हो कि वो लड़का युआन सोन तुम्हें छुए? रुको, क्या उसने तुम्हें पहले ही छू लिया है? महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने अपने बाल छुड़वाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने उन्हें और जोर से खींचा जिससे वह दर्द से चीख पड़ी। लगता है उसने कर ही दिया। उसे अपने चंगुल से छूटने के लिए संघर्ष करते देख वह मुस्कुराया। उसने उसका जबड़ा पकड़ा और अपनी हथेलियों के बीच दबा दिया जिससे वह चीख पड़ी। उसने तुम्हें कहाँ छुआ? हाँ, यहाँ। उसने अपने अंगूठे से उसके होठों को छुआ, जिससे वह और भी ज्यादा छटपटाने लगी। या तुमने उसके साथ संबंध बनाए? बताओ, तुम मेरी हो। तुम किसी और पुरुष को अपनी हवस भरी निगाहों से नहीं देख सकती।
अगर तुमने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आंखें निकालने से पहले उसे मार डालूंगा। उसने उसे धमकी दी। उसकी निगाहें उसकी आत्मा को भेद रही थीं, और उसके इस अभद्र व्यवहार से वह कांप उठी। उसके बारे में उसने जो कुछ भी सुना था, वह सब सच था। वह एक निर्दयी व्यक्ति है जिसमें भावनाओं का कोई अंश नहीं है। वह महिलाओं को वस्तु मात्र समझता है और कुछ नहीं। यह अफवाह कि उसने सिंहासन पाने के लिए अपने सभी भाइयों को मार डाला और उनकी पत्नियों को अपनी रखेल बना लिया, अब सच प्रतीत होती है। उसका रवैया उसके प्रति ऐसा है जबकि वह उससे पहले कभी मिली भी नहीं है। उसे डर था कि उससे शादी करने के बाद क्या होगा। अध्याय 698। आपकी अभी शादी नहीं हुई है। यांग हानयिंग ने उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसका सिर अपनी ओर धकेलते हुए उसके भरे हुए होठों को जबरदस्ती चूमने के लिए आगे झुका। तभी दरवाजा जोर से खुला और बाहर से एक आकृति निकली। यांग हानयिंग को तान शियू के बाल और चेहरा पकड़कर उस पर जबरदस्ती करते देख युआन सोन के चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा। तान शियू के रोते और छटपटाते चेहरे को देखकर युआन सोंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी ओर बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और उसके चेहरे पर एक घूंसा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने गंदे हाथों से छूने की? उसने गुस्से से घूरते हुए उसे घुसा मारा। वह जानता है कि वह सम्राट है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन वह उसे अपने सामने उसका शोषण नहीं करने दे सकता। उसे मरने से डर नहीं लगता। उसे डर इस बात का है कि जिस स्त्री से वह प्रेम करता है, उसे उसके सामने चोट न पहुंचे। तन शियू भय से बेहाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी सांस गले में अटक गई थी और वह हौंफ रही थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा बर्ताव नहीं झेला था और यह अनुभव इतना भयानक था कि वह कांप उठी। उसके हर घिनौने शब्द और उसकी तीखी निगाहों से वह बुरी तरह कांप रही थी। युआन सोन को यांग हानयिंग को घूंसे मारते देख उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। यांग हानयिंग ने भी पलटवार करते हुए कहा, तो तुम ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सके, है ना? कमीने, मेरी पीठ पीछे मेरी औरत के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने चिल्लाकर कहा। उसकी बातें सुनकर तान शियू ने भौहें चढ़ा ली। उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो वह उसकी संपत्ति हो। युआन सोन के चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया जब उसने उसकी बात सुनी और उसे एक जोरदार घूंसा मारा। जब तान शियू को होश आया तो उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती, गार्ड दरवाजे से बाहर आ गए और उनके पीछे तान जियाहाओ भी था। यहाँ क्या हो रहा है? तान जियाहाओ चिल्लाया, जिससे दोनों आदमी तुरंत लड़ना बंद कर दिए। युआन सोन को रुकते देख यांग हानयिंग ने मौका पाकर उस पर मुंह के बरसाने शुरू कर दिए, जिससे उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। युआन सोन ने तान जियाहाओ के सामने पलटवार नहीं किया और हानयिंग को उसे पीटने दिया। तान जियाहाओ ने दांत पीसते हुए अपने आदमियों को लड़ने से रोकने के लिए उनकी ओर देखा। उनकी निगाह तान शियू पर पड़ी, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके कपड़े और बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे और जबड़े पर हाथों के निशान देखकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। चूंकि उसका रंग मोती जैसा कोमल और त्वचा संवेदनशील थी, इसलिए निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे वह कमजोर लग रही थी। योजक चिन्ह। शाही दरबार में तान जियाहाओ अपने सिंहासन पर बैठे थे जबकि यांग हानयिंग उनके बगल में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी थी जो विशेष रूप से उनके लिए रखी गई थी। उसने अपनी नाक रगड़ी जिससे कुछ देर पहले खून बह रहा था। उसने युआन सोन की ओर देखा जो दरबार के बीच में खड़ा था। सम्राट टैन, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मैंने आपकी पुत्री के बदले आपसे गठबंधन करने का निर्णय लिया। यदि मैं आपकी सहायता नहीं करती तो आपके ये पड़ोसी शत्रु आपको बुरी तरह से कुचल देंगे और आपको आपके पद से बेदखल कर देंगे। यांग हानयिंग ने युआन सोन की ओर देखते हुए कहा, जो सिर झुकाए उनके सामने खड़ा था। उसकी बातें सुनकर तान शियू का मुंह खुला रह गया। उसने अपनी मां की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। वह जानती थी कि कुछ न कुछ समस्या तो होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी गंभीर हो सकती है। तान जियाहाओ ने कुछ नहीं कहा और उदासीनता से उसकी बातें सुनता रहा। तुम्हें इस गठबंधन की मुझसे ज्यादा जरूरत है। इस कमीने ने यांग राजवंश के सम्राट को घूंसा मारने की हिम्मत की। हमारे गठबंधन को जारी रखने के लिए मुझे इस आदमी का सिर चाहिए, मेरे द्वारा पहुंचाई गई चोट के मुआवजे के तौर पर। उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी मां के पीछे छिपी टैन शियू की ओर देखा। हालांकि युआन सोन को चुपचाप खड़े देखकर उसके चेहरे के भाव पीले पड़ गए थे। उसने अपने होंठ सिकोड़े और दौड़कर बाहर निकल गई। दरबार के बीचों बीच जाकर वह युआन सोन के बगल में घुटनों के बल बैठ गई और बोली, पिताजी कृपया ऐसा मत कीजिए।
कमांडर युआन सोंग ने ये सब केवल उनकी रक्षा के लिए किया था। उनका कोई और इरादा नहीं था। उसने उनके सामने हाथ मलते हुए विनती की। उसने यांग हानेन की ओर मुड़कर कहा, महाराज, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। क्या आपको हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत खून खराबे से करनी है? मैं आपसे शादी कर रही हूं, क्या आप इस मामले को जाने नहीं दे सकते? मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस उसे जीने दीजिए। उसे चोट मत पहुंचाइए। वह बुरी तरह विलाप करने लगी। उसके बगल में खड़ा युआन सोंग चौंक गया और उसे रोकने और उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और उसे जिंदा छोड़ने की भीख मांगती रही। उसे अपनी जान बचाने के लिए उस नीच आदमी से भीख मांगते देख असहज महसूस हुआ। राजकुमारी तान शियू, ऐसा मत करो। मुझे महाराज के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं है, उसने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। वह तान जियाहाओ का सम्मान करता था और उसके फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाएगा। तान जियाहाओ ने उनकी ओर देखा और पाया कि तान शियू उससे युआन सोंग की जान बख्शने की भीख मांग रही है। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, तान शियू, उठो। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसे नहीं मार सकते। मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई मर नहीं रहा है, इसलिए रोना बंद करो, उसने कहा, जिससे वह तुरंत रोना बंद कर दी। यांग हानयिंग ने भौहें चढ़ाकर तन जियाहाओ को हैरानी से देखा और आगे कहा, युआन सोंग ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे सजा मिले। उसने तो बस तन राजवंश की राजकुमारी की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाया। तन जियाहाओ ने सख्ती से कहा, जिससे सभी चौंक गए। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे दंडित किया जाए? उसका अपराध तो आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है क्योंकि उसने सम्राट पर हमला किया था। यांग हानयिंग ने पलटवार किया। तान जियाहाओ ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम जो कर रहे थे वह आतंकी कृत्य था, उसका नहीं। तुम तान राजवंश की राजकुमारी को उसके अपने क्षेत्र में चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट यांग हानयिंग, यह मत भूलिए कि अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। तान शियू ने अभी तक आपसे विवाह नहीं किया है और वह आपकी संगिनी नहीं है। ये सुनकर बाद वाला चौंक गया। इस लिहाज से तुम्हें उससे किसी भी तरह से चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम भले ही महिलाओं को इंसान न समझते हो, लेकिन यहाँ तान राजवंश में जो लोग महिलाओं का शोषण या उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। कोई भी, यहाँ तक कि एक सम्राट भी इस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, और आपने महारानी के बाद सर्वोच्च शक्ति रखने वाली तान राजवंश की राजकुमारी का शोषण करने का साहस किया। अध्याय 699, युद्ध शुरू हो गया है। तान जियाहाओ की बातें सुनकर यांग हानयिंग गुस्से से भड़क उठा। वही तो था जिसे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी, और अब उसे खुश करने के लिए उसे युआन सोंग को मौत की सजा देने की उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन वो ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे सजा मिले। एक मामूली कमांडर की जिंदगी की तुलना इस वैवाहिक गठबंधन से कैसे की जा सकती है? सम्राट टैन, क्या आप बोलने से पहले सोचते भी हैं? आप कह रहे हैं कि आप उसे दंडित नहीं करेंगे, जबकि उसने यांग राजवंश के सम्राट को चोट पहुंचाई है। यांग हानयिंग ने गंभीर भावों के साथ पूछा। तान जियाहाओ ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मेरा यही मतलब था। साथ ही उसने यांग राजवंश के सम्राट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तान राजवंश की राजकुमारी को शोषण से बचाया। शायद यही सही शब्द है। उसने उदासीनता से कहा। तान शियू ने अपने पिता की ओर देखा, जिनके प्रति उसकी आंखों में सम्मान बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने इस वैवाहिक गठबंधन में उसका और युआन सोंग का साथ दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे याद आया कि कैसे उसने इस सब के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया था। यांग हानयिंग गुस्से में खड़ी हो गई और टैन जियाहाओ को घूरते हुए बोली, शोषण? वह मेरी संगिनी बनने वाली है। मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। यहां तक कि वह भी नहीं। उसने टैन शियू की ओर मुड़कर यह कहते हुए कहा। जब उसने तन शियू को घूरा तो वह कांप उठी, लेकिन युआन सोंग उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी घृणित निगाहों से उसे बचा लिया। वह एक विशाल पर्वत की तरह खड़ा रहा, उसे अपने पीछे छिपाए हुए। यांग हानयिंग उसे अपने रक्षक की तरह व्यवहार करते देख मुस्कुराए। तान जियाहाओ के चेहरे पर भी उदासी छा गई। आखिर वह अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे। किसने कहा कि वह तुम्हारी संगिनी बनेगी? मैं, तान वंश का सम्राट, अपनी बेटी तान शियू का तुमसे विवाह रद्द कर रहा हूं। यांग हानयिंग, दोनों राज्यों के बीच का वैवाहिक गठबंधन रद्द माना जाए। उन्होंने यांग हानयिंग को पहली बार उनके नाम से पुकारते हुए कहा।
मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी प्यारी बेटी को तुम्हारे जैसे दरिंदे द्वारा प्रताड़ित और शोषित होते देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें तुरंत नहीं मारा, वरना जो मेरे परिवार को छूने की हिम्मत करता है उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तान जियाहाओ ने अपनी दमदार आवाज और आत्मविश्वास से कहा। यांग हानयिंग ने हल्के से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इस वैवाहिक गठबंधन को तोड़ना चाहते हो? तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे ऊपर इस कीड़े जैसे तुच्छ सेनापति को चुना। तान जियाहाओ, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं होगा ना? मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा। उसकी आवाज हर शब्द के साथ गंभीर और ठंडी होती जा रही थी। उसके दृढ़ भाव देखकर वह खड़ा हो गया और एक बार फिर तान शियू की ओर मुड़ा, जो युआन सोन के पीछे छिपा हुआ था, और हंसते हुए तान जियाहाओ से बोला, तान जियाहाओ, तुम्हें मेरा पत्र याद है ना? अगर विवाह नहीं हुआ तो तान साम्राज्य भी नहीं रहेगा। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी और वह सिंहासन से कुर्सियां उतारकर अपने शक्तिशाली कदमों से महल से बाहर निकल गया। तन जियाहाओ चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता गया और वह लगभग कुर्सी से गिर ही गया। महाराज, युआन सोन चिल्लाया और उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्वस्थता महसूस हो रही है? उसने चिंता से पूछा, जब उसने देखा कि वह दर्द में होने के संकेत देते हुए अपना सीना पकड़े हुए है। तान जियाहाओ ने उसकी ओर मुड़कर कमजोर स्वर में कहा, तान शियू की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। लेकिन युआन सोन, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? उसने अपराधबोध से पूछा। उसने यांग हानयिंग को नाराज न करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तान शियू को उस हालत में देखकर वह सहन नहीं कर सका। वह ये सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर उसने उससे शादी कर ली होती तो क्या होता। महाराज, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ हूँ। मैं अपने शरीर की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। मैं तान शियू और आपकी रक्षा करूंगा। आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब मेरी बारी है। उसने उसे आश्वस्त भाव से देखते हुए कहा। योजक चिन्ह। तान जियाहाओ और युआन सोन की उम्मीदों के मुताबिक तान राजवंश छोड़ने के ठीक एक सप्ताह बाद यांग हानयिंग ने उनकी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर हमला कर दिया। देश में अराजकता का माहौल था, क्योंकि दोनों तरफ से आक्रमणकारी उन्हें एक गतिरोध की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। यांग हानयिंग ने तान जियाहाओ के पड़ोसी दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया था और उन पर दोनों तरफ से हमला कर दिया था, जिससे उन्हें उसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कम समय मिला था। तान शियू ने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी हालत युद्ध शुरू होने के बाद से बिगड़ती जा रही थी। युद्ध शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका था और खबर सुनते ही वे बेहोश हो गए थे। उस दिन से उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है, और यहाँ तक कि शाही डॉक्टर ने भी कहा है कि उनके लिए इस सदमे से उबरना बहुत मुश्किल है। युआन सोन पश्चिमी सीमा पर लड़ रहा था और साथ ही दोनों सीमाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। प्रतिकूल भूभाग और दुश्मन की तुलना में उचित हथियारों की कमी के कारण पश्चिमी सीमा पर उनके सैनिकों के लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था और स्थिति को नियंत्रित करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। इस बीच तान शियू अपने पिता की अनुपस्थिति में स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वे काम करने में असमर्थ थे और बिस्तर पर पड़े थे। ये पहली बार था जब वह सभी राजनीतिक मामलों को संभाल रही थी। कुछ लोग लड़की होने के कारण उसे नीचा समझते थे, लेकिन उसके मामा और लियू राज्य के राजा ने उसकी मदद की और इस कठिन समय में उसका साथ दिया। उसे अपने आसपास अच्छे लोगों का साथ मिला है। उसे विश्वास था कि अगर वे सब मिलकर मेहनत करेंगे तो इस मुश्किल परिस्थिति से भी उबर जाएंगे। तान शियू की मां अध्ययन कक्ष के बाहर खड़ी होकर तान शियू को गंभीरता से दस्तावेज पढ़ते हुए देख रही थी। पिता के बीमार होने के बाद से वह दिन रात काम कर रही थी। तान शियू के कहे शब्दों को याद करके वह मुस्कुराए। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब समय आ गया है कि मैं उन्हें गर्व महसूस कराऊं। योजक चिन्ह। तान शियू काम कर रही थी, तभी युआन सोन का अधीनस्थ गार्ड होने का दावा करने वाला एक अंगरक्षक दौड़ता हुआ आया और अध्ययन कक्ष में घुस गया। उसने उसे देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह चिंतित होकर उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? उसका पीला और उदास चेहरा देखकर उसने पूछा। उसने बुरी खबर के लिए अपने दिल को कठोर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह वह बुरी खबर नहीं होगी जिसकी उसे आशंका थी। पहरेदार ने हौंकते हुए उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, महाराज, बुरी खबर है। दुश्मन की सेना ने राजधानी पर हमला कर दिया है। उनकी टुकड़ियां अब महल की ओर बढ़ रही हैं। हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनकर टैन शियू का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने बेहोश होने से बचने के लिए गेट को कसकर पकड़ लिया।
उसने शांत रहने और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए गहरी सांस ली और पूछा, महल में तैनात सैनिकों का क्या हुआ? उसने आगे कहा, आपातकाल में विदेशी आक्रमणों से बचाव के लिए महल परिसर में सैनिकों का एक दल तैनात रहता है। महामहिम, राजा लियू ने उन सैनिकों में से आधे को पूर्वी सीमा पर तैनात कर दिया है क्योंकि वहां सैनिकों की कमी थी, और अब उनमें से केवल आधे ही बचे हैं, जो महल की ओर बढ़ रहे दुश्मन के 100 से अधिक सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कॉमन देर युआन सोंग, उससे कोई खबर मिली क्या? उसने उम्मीद भरी निगाहों से उससे पूछा। गार्ड ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब क्या होगा? अध्याय 700। मुझे इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने दो। हालात के बारे में सोचते हुए तान शियू घबराहट में अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया। अगर उन्होंने महल पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वह बिना कुछ किए हार स्वीकार नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस ली और साहस से पहरेदार की ओर देखते हुए कहा, बचे हुए सभी सैनिकों को इकट्ठा करो और उन्हें ऊंची जगहों पर तैनात करो ताकि वे दुश्मनों पर हमला कर सकें। साथ ही महल के दरवाजे बंद कर दो और कुछ पहरेदारों को गुप्त मार्ग से महाराज और महारानी को महल से बाहर निकालने का आदेश दो, और किसी को भेजकर राजा लियू से मदद मांगो। पहरेदार ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, महामहिम, आप नहीं जा रही हैं? महल पर जल्द ही हमला होने वाला है, इसलिए आपको महाराज के साथ निकल जाना चाहिए। हम इस महल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता आपको और महाराज को बचाना है। उसने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी जिम्मेदारी मेरी रक्षा करना है और मेरी जिम्मेदारी सबकी रक्षा करना है। चाहे मैं कितना भी इनकार करूं, मैं अब भी राजकुमारी हूं। जब मेरी प्रजा इतनी खतरनाक स्थिति में है, और वह भी मेरी वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ रहूं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ूं। मैं एक कायर राजकुमारी के रूप में याद नहीं किया जाना चाहती। वह जानती है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है, तो वह इस स्थिति से बेशर्मी से भागकर सबको मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है? गार्ड ने नम आंखों से उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और उसके आदेशों का पालन करने चला गया। योजक चिन्ह। महल के द्वार अंदर से बंद और तालेबंद थे और उन्हें खुलने से रोकने के लिए लकड़ी के तख्तों से सुरक्षित किया गया था। तान जियाहाओ और उनकी पत्नी को गुप्त मार्ग से महल से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हालांकि तान शियू की मां ने बहुत विरोध किया, लेकिन चूंकि तान जियाहाओ बिस्तर पर पड़े थे और कुछ भी करने में असमर्थ थे, इसलिए उनके पास अपने पति के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उन्होंने अपनी बेटी को इस भयानक स्थिति में छोड़ दिया। जल्द ही दुश्मन के सैनिक महल के सामने आ गए और रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को मार डाला। गर्मी की हवा में खून की दुर्गंध फैली हुई थी, जिससे किसी को भी मतली हो सकती थी। महल की खिड़की से आपस में लड़ रहे सैनिकों को देख रही तान शियू ने भौहें सिकुड़ी। वे महल में घुस आए थे और दुश्मन के सैनिक आपस में लड़ रहे थे और उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसने उस बगीचे की ओर देखा जहां उसने सुंदर फूल लगाए थे, जो अब खून से लथपथ था, और चारों ओर खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। सिर और शरीर के अन्य अंग जमीन पर कटे पड़े थे। खून चारों ओर फैला हुआ था और खून की गंध से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उसने गहरी सांस ली और मुड़ गई। चांदी के बक्से में रखी मेज पर रखी अपने पिता की तलवार उठाने से पहले उसने आखिरी बार दर्पण में खुद को देखा। उसने अपने परिवार की उस अनमोल तलवार को देखा, जो उसके पिता के पुत्र होने पर तान राजवंश की उत्तराधिकारी मानी जाती थी। अंततः उसने तलवार उठाए और उसे देखते हुए बोली, मैं भले ही लड़का न हूं, लेकिन इंसानों के विपरीत ये तलवार लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं करती। इसलिए कृपया मेरी मदद करो। मेरे सभी दुश्मनों को खत्म करने में मेरी मदद करो। उसने अपने हाथ में पकड़ी कीमती तलवार को देखते हुए कहा और उस निर्जीव वस्तु से कोई चमत्कार करने की गुहार लगाई जिससे एक क्षण बदल जाए। जैसे ही उसने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा, उसकी निगाहें बदल गईं। भावनाओं से भरी उसकी आंखों में अब कालापन छा गया और खूनी प्रतिशोध की भावना ने उनकी जगह ले ली। योजक चिन्ह। नीचे सैनिक आपस में लड़ रहे थे, तभी अचानक एक छोटी कद काठी की महिला अपने मजबूत कदमों से उनके पास आए और उन्हें हमला करने का मौका दिए बिना एक एक करके उन पर वार करने लगी। चूंकि वे आपस में लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास देर से हुआ और तब तक वह कई सैनिकों को मार चुकी थी। उसका चेहरा गहरे नीले कपड़े से ढका हुआ था और उसने युआन सोन के वे कपड़े पहने हुए थे जो वह युद्ध पर जाने से पहले पहनता था। सीमा पर जाने से पहले उसने युआन सोन से अपने लिए एक जोड़ी कपड़े मांगे थे, जिन्हें वह यादगार के तौर पर रखना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि वह मार्शल आर्ट में निपुण नहीं है, फिर भी उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और तलवारबाजी और तीरंदाजी जानती है।
चूंकि उसके पिता उसे उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार कर रहे थे, अगर तब तक उसकी शादी नहीं होती, तो उन्होंने उसे उत्तराधिकारी के रूप में सब कुछ सिखाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस प्रशिक्षण से उसे बहुत नफरत थी, वह इस खतरनाक समय में मददगार साबित होगा। कुछ घंटों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़ाई जल्द खत्म नहीं होगी और इसके परिणाम भयावह होंगे। टैन शियू ने एक सैनिक का गला काट दिया, एक के पेट में चाकू मारा, दूसरे की पीठ पर वार किया और तीसरे का सिर काट दिया। दृश्य बेहद खूनी था और वह एक खून की प्यासी महिला की तरह अपने देश को इस प्रतिशोधी हमले से बचाने की कोशिश कर रही थी। वह बेतहाशा हमला कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही उसे किसी की आहट सुनाई दी, प्रतिक्रिया करने से पहले ही उस व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया और तलवार उसकी त्वचा को चीरते हुए उसके हाथ पर गहरा घाव कर गई। इस झटके से वह पीछे मुड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। उसका मुखौटा भी गिर जाता है, जिससे उसके रेशमी बाल सबके सामने आ जाते हैं। वे चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि वे इतने समय से एक लड़की से लड़ रहे थे। महामहिम दूसरे सैनिक से लड़ रहे उसके रक्षक ने ये दृश्य देखा और उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर स्तब्ध रह गया, जबकि उसकी तलवार उससे काफी दूर पड़ी थी। उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे सैनिक ने उस पर हमला कर दिया और उसे इस अफरा तफरी में उलझाए रखा। तो ये है राजकुमारी, चलो इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। उस पर हमला करने वाले सैनिक ने हंसते हुए अपनी तलवार उसकी गर्दन पर वार करने के लिए उठाई, तभी अचानक उसकी पीठ में वार हो गया। आह! वह चीख उठा, इससे पहले कि उसका खून से लथपथ शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। डर और सदमे से आंखें बंद किए तन शियू को आने वाले दर्द का डर सता रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तलवार नहीं आई और उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने हिचकिचाते हुए आंखें खोली तो सिपाही का शरीर उसके बगल में गिरते देख वह सदमे से चीख पड़ी। उसने झिझकते हुए और उम्मीद भरी निगाहों से अपना सिर उठाकर उस व्यक्ति की ओर देखा। कमांडर युआ। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।